हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 16 सितंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और फ्रेंड्स, बात करें आज के हिंदू न्यूज़पेपर की तो काफ़ी कुछ नए और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। और बात करें एक इम्पॉर्टेंट सूचना की, तो जितने भी हिंदी मीडियम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट और जितने इंग्लिश मीडियम से भी स्टूडेंट करते हैं प्रिपरेशन यूपीएससी की, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है द हिंदू की रीडिंग। द हिंदू की रीडिंग आपको आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर यदि आप दोनों लोग अगर द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली जो हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको यदि समस्या होती है द हिंदू को रीडिंग करने में, तो हम जो डेली न्यूज़पेपर लाते हैं इसमें आपको द हिंदू की जो इंग्लिश है, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, और साथ ही साथ जो इसका जो हिंदी संस्करण होता है, यानी जैसे कोई राष्ट्रीय जागरण हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इससे और इन दोनों आर्टिकल्स को हम लोग कंबाइन करके आपको डेली समझाने का प्रयास किया करेंगे, जिससे आपकी जो समझ है द हिंदू और जो हिंदी न्यूज़पेपर आता है उस दोनों के प्रति आपकी समझ डेवलप हो। क्योंकि यदि आप इन दोनों को एक साथ रिलेवेंट करके पढ़ते हैं तो आपका द हिंदू भी प्रिपेयर होता है, और साथ साथ इंग्लिश भी आपकी मजबूत होती है, और साथ ही साथ आपका जो हिंदी न्यूज़पेपर के साथ साथ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो पकड़ है, दोनों के प्रति आपकी समझ डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप याद रखेंगे, और साथ ही साथ हमारे प्रत्येक सेशन को आप सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे और तैयार भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें आज के आर्टिकल की, तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं। तो यदि हम बात करें आज के आर्टिकल की, तो आज के आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं कि जब सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो इल एडवाइस मूव है। एक कंटेम्प्ट पे एक और केस आया हुआ है, उस पर हम सभी लोग बात करेंगे। इसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल जो पास हुआ है अभी हाल ही में राज्यसभा में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीनस इन फोकस अपने आप में एक एडिटोरियल पेज में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आया हुआ है, जिसमें शुक्र ग्रह पे एक इंपॉर्टेंट रिसर्च आई है, ये भी हमको स्टडी करना है। साथ में एक नया आर्टिकल एमपी लेट्स आया हुआ है, इसको हम सभी लोग इसके सभी एस्पेक्ट को समझेंगे आज के इस सेशन के अंतर्गत। साथ ही साथ एविएशन रेगुलेटर के बारे में समझेंगे, डोभाल वॉकआउट के बारे में समझेंगे, अफगान पीस टॉक के साथ साथ द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए आज के इस सेशन को हम लोग संपूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो यदि बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है इल एडवाइस मूव। इल एडवाइस मतलब होता है कि अविवेकपूर्ण, मूव मतलब कोई पहल। देखिए, बेसिकली अभी हाल ही में प्रशांत भूषण केस अपने आप में चर्चा में बना हुआ है भी। उसके बाद हाल ही में अभी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा भी एक केस देखने को मिला है, जिसमें कहा गया है कि बाय सीकिंग कंटेम्प्ट एक्शन फॉर इनकोयस कमेंट ऐसे जज हैज सेट ऑफ कंट्रोवर्सी। देखिए, एक तमिल एक्टर है, उनका नाम है सूर्य, इन्होंने एक हाई कोर्ट के डिसीजन पे मतलब कि टिप्पणी की है, तो जिसके कारण हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने सीजीआई से, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे अपील की है कि उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मतलब कि मुकदमा किया जाए, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाए उनके ऊपर भी। तो बेसिकली ये आर्टिकल उसी से संबंधित है, उसी से रिलेवेंट है। तो इसमें कहा गया कि बाय सीकिंग कंटेम्प्ट एक्शन फॉर जो भी इनको जो कमेंट था, बेसिकली एक तरफ से निर्दोष जो कमेंट था, बेसिकली एक तरह से कोई मतलब कि किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला जो कमेंट था, उस पर भी कंटेम्प्ट एक्शन की बात की जा रही है। इससे एससी जज जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, सेट ऑफ कंट्रोवर्सी, वो अपने आप में विवादों में घिर चुके हैं, अपने आप में विवादों में ये मैटर बढ़ गया। तो गिवन द एम्बेसमेंट एंड एडवर्स पब्लिसिटी सफर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ इट्स वर्डिक्ट होल्डिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट फॉर कपल ऑफ ट्वीट्स। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कपल ऑफ ट्वीट्स यानी जो लगभग 2 ट्वीट्स प्रशांत भूषण के द्वारा देखने को मिले थे, जिसके कारण वे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत उन पर मुकदमा किया गया था। उन पर बहुत सुनवाई हुई, अंत में ₹1 की फाइन लगी, फिर भी अभी उस पर चर्चा लगातार न्यूज़पेपर में बेसिकली बनी हुई है। तो इसमें कहा गया कि वन would have thought the superior judiciary would avoid wading into needless controversy by invoking the contempt jurisdiction। तो इस केस के बाद यही एक सभी व्यक्तियों द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये बात अपेक्षा की जा रही थी कि अब जो जुडिशरी सिस्टम है वो अब कहीं ना कहीं आगे से अब किसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसने का प्रयास नहीं करेगा, वो उसको अवॉइड करेगा, उससे मतलब अब कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। तो लेकिन साथ ही में फिलहाल हाल में देखने को मिला कि हाउएवर फिर भी जस्टिस SM सुब्रमण्यम ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट सीम्स टू बिलीव दैट एनीवन क्रिटिसाइजिंग जज शुड बी डेल्ट विथ बाय थ्रेड ऑफ कंटेम्प्ट। तो जो मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जज हैं, जो जस्टिस SM सुब्रमण्यम, उन्होंने हाल ही में क्या नाम है कि क्रिटिसाइज़ करने के लिए जज के ऊपर क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने के तहत फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बातें फिर से ला दी है। तो देखिए, बातें क्या कही गई थी इसमें, ये कहा गया कि जो तमिल एक्टर है
ये जो कंटेंट की बातें कही जा रही है वो किसकी तरह है, तमिल एक्टर सूर्या। इन्होंने कुछ कमेंट किया हुआ है और वो कमेंट क्या किया हुआ है कि जो नेशनल एलिजिबिलिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था, यानी नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला था मेडिकल कोर्स के लिए, तो उसके तहत जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा, और भी कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी देखने को मिले, तो इस पर उन्होंने कमेंट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो जुडिशरी सिस्टम है, अपने निर्णय सुनाते समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्णय सुनाती है। किससे बचने के लिए? कोविड-19 से बचने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम्स देना है दूर जाके, उनको वो बिना डर के छोड़ दे रही है। तो यही बातें बेसिकली कही जा रही है। तो उसको आप स्टेटमेंट के अंतर्गत पढ़ सकते हैं कि ये कहा गया कि अ कोर्ट दैट डिस्पेंस जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आउट ऑफ फियर द कोरोना वायरस। जो जुडिशरी सिस्टम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के डर से फैसले क्या कर रही है? सुना रही है। द इज़ ऑर्डरिंग स्टूडेंट टू राइट एग्ज़ाम विदाउट फेयर। वो वही जुडिशरी सिस्टम उन स्टूडेंट्स को बिना किसी डर के डायरेक्ट एग्ज़ाम देने की अनुमति या आदेश दे रही है। तो ये बेसिकली एक टिप्पणी व्यंग्यात्मक रूप से की गई सूर्या एक्टर के द्वारा। तो इसी पे कंटेम्प्ट की बातें फिर से की जा रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में बेसिकली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट रिफ्यूज डिमांड फॉर रिस्टोर एमपी लेट्स फंड। जो एमपी लेट्स फंड है उसको रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर से क्या कर दिया है? रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। तो बेसिकली हम पूरी इस आर्टिकल के अंतर्गत समझेंगे कि एमपी लेट्स क्या है। तो हम जानते हैं कि द लोकसभा ऑन ट्यूसडे पास द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल 2020 विच सिक्स टू कैटेगरी ऑफ एमपीज़ बाई 30%। की एमपीज़ की जो सैलरी है वो लगभग 30% क्या कर दी जाएगी? कम कर दी जाएगी। द we saw the entire opposition hunting to ask the commitment concomitant restitution of the member of parliament local area। मतलब बेसिकली जो भी एमपी और एमएलए हैं उनकी जो सैलरीज है उसमें 30% कटौती की गई। साथ ही साथ जो एमपी लेट्स जो फंड आता है जिससे कि मतलब हर साल में जो फंड दिया जाता था, अब उसको भी रोकने की बात कही जा रही है। तो क्या है एमपी लेट फंड, पहले उसको समझते हैं। तो हम बात जानते हैं कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है कोविड-19 की चुनौती से निपटने हेतु फंड जुटाने के लिए अगले 2 वर्ष तक जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी कि एमपी लेट्स है उसको स्थगित करने और अगले 1 वर्ष के लिए सभी संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती करने का जो निर्णय लिया है। तो यही बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में हम समझेंगे भी। साथ ही साथ इसके मुख्य बिंदु की यदि हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 मार्च 2020 को संसद सदस्य के वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश भी जारी किया। और साथ ही साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से संसद जो है सदस्यों के वेतन कटौती के पश्चात जो प्राप्त राशि होगी वो लगभग 8,000 करोड़ की होगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब फंड की कटौती होगी तो उसमें लगभग 8,000 करोड़ की जो फंड है कलेक्ट होगा, उसको भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा जिसका उपयोग कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा। तथा यदि बात करें इसकी कि इस योजना के माध्यम से संसद जो है सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए क्या दे सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं। और इस योजना के पश्चात ही देश में जो राष्ट्रीय प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता सड़क आदि के महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं जिसके कारण हर साल फंड मिलता है। और इसका जो कार्यान्वयन है जो इसको रेगुलेट करता है वो है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसका मतलब कि निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ बात करें एमपी लेट्स की तो इसकी जो शुरुआत है 23 दिसंबर 1993 को हुई थी। और एमपी लेट जो पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिए वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा जो है 5 करोड़ रुपए तय है। इस योजना के माध्यम से संसद जो है सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्य को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। तथा इस योजना की शुरुआत के बाद ही देश में राष्ट्रीय प्राथमिकता जैसे पेयजल ये सब बातें आप सभी से कर चुके हैं। देखते हैं थोड़ा इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट को। तो आप सभी जान चुके होंगे कि एमपी लेट्स क्या है, एक तरह का फंड है। इसमें सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं जो 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में जारी की जाती हैं। और केंद्र सरकार का यह पैसा लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सांसदों से जुड़े जिलाधिकारी को भेज दी जाती है और जिसकी जिलाधिकारी एक बैंक के खाते में रखते हैं, फिर सांसदों के निर्देशानुसार इसको खर्च किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे सभी एस्पेक्ट एमपी लेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको समझ में आया एमपी लेट्स क्या है और इससे जुड़े सभी एस्पेक्ट क्या है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा है वीनस इन फोकस यानी शुक्र ग्रह को रिसर्च जारी की गई जिसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल कोलेब्रेशन कैन हेल्प प्रूव डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ नेबर। तो जो अर्थ की पड़ोसी देश है या इसको वीनस को हम लोग अर्थ के सिस्टर के नाम से भी जानते हैं,
और कई प्रकार के इसके नाम हैं, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में उन सभी नाम को बता सकते हैं कि वीनस को और भी क्या कहा जाता है। तो इसमें रिसर्च हुई है कि कई प्रकार की इसमें एटमॉस्फेयर की चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया कि वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ नॉट enjoyed as much recent attention as Mars as for the space mission are concerned. So with surface temperature of above 460 degrees Celsius that can be melting like lead and heavy atmosphere of carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड की खोज भी हो चुकी है। इसके सरफेस की बात करें इसकी तो उसका जो लगभग जो टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका वातावरण क्या है, ठंडा पाया गया है। और साथ ही साथ इसके एटमॉस्फेयर में भी पाया गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो प्लैनेट है, हम सभी जानते हैं कि एक अपने आप में एक हॉटेस्ट प्लैनेट है, और हॉटेस्ट प्लैनेट होने का जो प्रमुख कारण वो है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी। तो थोड़ा सा इसकी नेक्स्ट जो एस्पेक्ट जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है उसको समझते हैं। तो उसमें यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है कि शुक्र पर जो जीवन के संकेत मिलने से वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस ग्रह की तरफ बढ़ गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी वैज्ञानिकों का जो रुझान है चंद्रमा और मंगल ग्रह पे खास करके रहता है। अंतरिक्ष विज्ञानी अब ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने के लिए मंगल ग्रह की जगह शुक्र पर भी ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर रहे हैं। पहले भी हम जानते हैं कि इसमें कई प्रकार प्रयास हो चुके हैं। फिलहाल जो हाल ही रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हवाई और चिली की टेलीस्कोप की मदद से संकेत मिला है कि शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड से लदे बादलों में सूक्ष्मजीवियों की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि जो वहाँ के बादल लदे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड से लदे हैं, जिसके कारण उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी भी हो सकती है। इन बादलों में फास्फिन होने का पुख्ता सबूत भी मिला है। देखिए, फास्फिन होने का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। और पृथ्वी पर फास्फिन का जो निर्माण है बेसिकली कारखानों में किए जाते हैं, लेकिन फास्फिन है तो जीवों की उत्पत्ति का जो प्रमुख सिस्टम है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली वीनस पे जो फास्फिन की उपस्थिति मिली है कहीं न कहीं अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं, जिसको आप सभी पढ़ के रीड करके तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसके संपूर्ण एस्पेक्ट आप समझ चुके होंगे। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में आप सभी जानते होंगे कि अजीत डोभाल वॉक आउट द एससीओ इंटरेक्शन। जो एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसका जो मीटिंग हो रही थी, इसमें से अजीत डोभाल वॉकआउट कर गए। मीटिंग के बीच में से ही वर्चुअल मीटिंग को छोड़ के चले गए। कारण क्या था? जो इंडियाज ऑन ट्यूसडे रिस्पोंडेड स्ट्रांगली आफ्टर पाकिस्तान displayed the newly unveiled political map of country during the meeting of the national security advisor of the member of country of the Shanghai Cooperation ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसकी मीटिंग के दौरान जो पाकिस्तान है वो एक बेसिकली ऐसा पॉलिटिकल मैप उसने अपनी मतलब कि पीछे लगाया हुआ था, जिसको देखने के पश्चात जो एनएसए प्रमुख डोभाल हैं वो भड़क उठे और वर्चुअल मीटिंग को छोड़ के चले गए। कारण क्या था कि उसने जम्मू कश्मीर के कुछ लगभग प्रमुख इलाकों को, जैसे जूनागढ़ हो गया, और प्रमुख इलाकों को अपने मैप में उसने दिखाया है। तो इस पर बेसिकली बातें लगातार चर्चा में बनी हुई है। यही कारण भी रहा कि अजीत डोभाल वर्कआउट कर गए उस पूरी इंटरेक्शन से। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे फ्रंट पेज पे लिखा था, इसमें लिखा यूनाइटेड स्टेट वेलकम्स इंडियाज़ रोल इन अफगान पीस टॉक। जो अफगान पीस टॉक हो रही है, आप सब लोग जानते होंगे, पिछले दिनों की न्यूज़पेपर में भी इसकी चर्चा की गई, इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, उसने इंडिया का स्वागत किया है कि वो इस टॉक्स में शामिल हुआ है और उसमें वो कहीं ना कहीं अपना बेहतर योगदान देगा। तो बेसिकली 3 डे आफ्टर इंडिया टुक द प्लंग द इंगेजिंग विद द तालिबान एट द फर्स्ट इंटर अफगान नेगोशिएशन। तो जो अफगानिस्तान जो टॉक हो रही है उसमें इंडिया भी बेसिकली इन्वॉल्व हो गया है, और ये बेसिकली इसका स्वागत भी किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। तो बेसिकली कहीं कहीं इसमें जितने भी एस्पेक्ट हैं उसको आप सभी रीड कर सकते हैं, और पिछले दिनों के न्यूज़पेपर को भी रीड कर सकते हैं, और पिछले दिनों की वीडियोज़ में भी आप इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को पा सकते हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें इसके लिखा हुआ है इसेंटियल कमोडिटीज़ बिल पास्ड। तो इसेंटियल जो कमोडिटी बिल थी ये पास हो गई है राज्यसभा में। तो इसमें लिखा हुआ है कि द लोकसभा पास द इसेंटियल कमोडिटीज़ बिल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल बाई वॉइस वोट ऑन ट्यूसडे इवनिंग। तो लगभग ये ट्यूसडे को शाम को ये बिल पास हो गई, इसकी बातें की जा रही है। द बिल प्रपोज टू deregulate the production, store, age, movement and sale of the several food stuff including cereals, pulses and edibles, oil and onion except in the case of एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो ये बेसिकली बातें कही गई, इस चीज़ को उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो अगर इसकी बात करें तो ये लगभग जो इसमें इसका प्रमुख एस्पेक्ट है उसको आप हिंदी न्यूज़पेपर को देखते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो भी एस्पेक्ट है उसको यदि हम एक बार समझे दोनों न्यूज़पेपर को कंबाइन करके, तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि कमोडिटी एक्ट क्या है। तो हम सभी जानते हैं दरअसल इस एक्ट के तहत जो भी वस्तुएं आती हैं, जैसे सरकार इसके उत्पादन
बिक्री, दाम, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है। इसके बाद सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे और उस मूल्य से अधिक दाम पर चीज़ों को बेचने से सज़ा का जो है प्रावधान भी हो जाता है। तथा इस एक्ट का जो यदि किसी द्वारा उल्लंघन भी किया जाता है तो लगभग 7 साल के कारावास के साथ जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है और एकदम 6 माह के लिए नज़रबंद भी किया जा सकता है। इस एक्ट को साल 1955 में संसद से पास किया गया था। इस एक्ट को लाने का मकसद लोगों को ज़रूरी चीज़ें उचित दाम पर और आसानी से उपलब्ध कराना था। तथा इसमें कुछ प्रमुख संशोधन करते हुए इसमें अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को भी इस एक्ट से बाहर किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इन सभी कृषि खाद्य सामग्री पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा और किसान अपने हिसाब से मूल्य तय कर आपूर्ति और बिक्री कर सकेंगे। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो इसमें बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि न्यू पावर्स फॉर एविएशन रेगुलेटर। तो न्यू पावर्स ऑफ एविएशन जो उड्डयन व्यवस्था है उसको न्यू पावर मिली है, उसमें नया संशोधन भी किया गया है क्योंकि इसमें लिखा है द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 विच वाज पास्ड बाय लोकसभा ऑन मार्च 17 पार्लियामेंट एंड ट्यूसडे आफ्टर हीटेड डिस्कशन इन राज्यसभा ओवर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि जो एयरक्राफ्ट एविएशन जो बिल था वो लगभग लोकसभा में 17 मार्च 2017 को पास हो गया था और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। तो द अपर हाउस पास द बिल बाई वॉइस वोट, तो उसमें भी ये पास हो चुका है। ये बिल जो है कहीं ना कहीं जो सिस्टम है स्टेटरी जो सिस्टम है इसमें लिखा है गिव्स स्टेटरी पावर टू द, तथा उसमें लिखा हुआ है कि जो ये बिल है ये प्रोवाइड करेगा गिव्स पावर टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड DGCA द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है उसको कहीं ना कहीं अधिकतम पावर प्रोवाइड करेगा। और जो सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उन्होंने ये कहा कि ये जो कहीं ना कहीं अपने में आवश्यक था फॉर द ग्रोथ ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए ये बिल अपने आप में इंपॉर्टेंट था। द बिल empowered द DGCA टू ले इनहेंस टू पेनल्टी अप टू 1 करोड़ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग अप 10 लाख। तो जो इसके पहले जो पेनल्टी थी लगभग 10 लाख थी, इसको इंक्रीज करके अब 1 करोड़ लगभग कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर्स आई है इसके तहत जो भी एयरक्राफ्ट संबंधित जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही बेहतर उसको पावर प्रोवाइड करता है। जो पेनल्टी पहले एयरपोर्ट और जो भी एयरलाइंस थी उनको लगती थी लगभग 10 लाख, अब लगेगी लगभग 1 करोड़। तो ये लगभग जितने भी एस्पेक्ट हैं DCGA के अंतर्गत आप सभी इसको रीड कर सकते हैं। देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को, जिसमें कहा गया कि स्लम डवेलर्स शुड बी 52,000 वैकेंट हाउसेज। बीजेपी की तरह कहा गया कि जो स्लम डवेलर्स हैं इस पे आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट अर्बन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ चुका है, जिसमें 52,000 जो खाली घर हैं उसमें स्लम को जो ये रेहड़ी बस्ती वाले जो रेलवे पटरी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको उसमें शिफ्ट किया जाएगा। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट। यदि बात करें आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की तो वो लिखा हुआ है राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट MP लैट्स फंड, यानी MP लैट्स फंड पे आप सभी को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो भी 100 वर्ड्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।